हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी के मोस्ट 20 विवेक क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु 1969 में घोषित किया गया था और मात्र 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा। फिर 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। बात जब भारत के राष्ट्रीय पशु का आ रहे तो हमें कुछ और भी चीज़ जाननी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। राष्ट्र पक्षी क्या होगा? मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? जन गण मन। राष्ट्र वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़, जिसे का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। हमारा अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा उसका सेंटर लाइन हो गया। यहाँ पर हमारा हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया हमारा वक्रता केंद्र यानी सी। जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो लाइट जाती है अवतल दर्पण से, फिर रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आती है और ये हमारा कहाँ पर आके बनती है? तो ये हमारा आके वक्रता केंद्र पर ही बनती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाली छवि वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु के आकार समान होगी। जब बात दर्पण की हो रही है तो अवतल दर्पण का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग नाक, कान, गला का डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमारा अगला सवाल है, लासोंग महोत्सव किस राज्य का कटाई उत्सव है? तो लासोंग महोत्सव किस राज्य का कटाई उत्सव है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में लासोंग महोत्सव मनाया जाता है। आइए सिक्किम के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको हम बताते हैं। तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। खगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। सागा दावा का त्यौहार, लोसार महोत्सव, बुमचू का त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। भारतीय फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया का संबंध सिक्किम से है। सिक्किम का बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है जिसको हम लोग जानते हैं नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में ही स्थित है। हमारा अगला सवाल है, क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 मिनट। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी देती है? 40 मिनट की देती है। जब बात क्रिकेट की हो रही है तो आइए इनसे जुड़ी कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्रिकेट में बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चेयरमैन रोजर विन्नी है। क्रिकेट से जुड़ी कुछ ट्रॉफियों के बारे में भी आपको हम जानकारी देते चलते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अमृत मिशन का शुभारंभ किया था। अमृत मिशन का लक्ष्य उन शहरों या क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है जहां बिजली, जल की आपूर्ति, सीवर, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बच्चों के लिए पार्क और परिवहन, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी बुनियादी की सुविधाओं की कमी है। हमारा अगला सवाल है,
प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो द हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने द हितवाद नामक पत्रिका को लिखी थी। जबकि अरविंद घोष ने वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में श्री अरविंद घोष ने की थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबारों मराठा और केसरी का प्रकाशन किया, जबकि जेम्स अगस्त हिक्की अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। हमारा अगला सवाल है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। अरुंधति राय कौन थी? तो अरुंधति राय एक राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखिका थी जिन्हें उनका पहला उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे है। वहीं अगर पूछे द लोलैंड के लेखक, तो द लोलैंड के लेखक क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। हमारा अगला सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी जो 1956 से 1961 ईस्वी तक चला, जिसमें औद्योगिकरण को विशेष महत्व दिया गया। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर आधारित थी जो 1951 से 1956 ईस्वी तक चला, जिसमें कृषि को विशेष महत्व दिया गया। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी जो 1969 से 1974 ईस्वी तक चला। इस योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। वहीं परिवार नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो परिवार नियोजन की शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच हुई थी जो 1980 से 1985 ईस्वी तक चली थी। वहीं नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी जो शिवरावन समिति के सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुया। बुया नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। बुया का नाम क्या होता है? तो बुया एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है भूमि। अच्छा, भारतीय राज्य और उनके कुछ लोक नृत्य के बारे में आपको हम बताते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी फेमस है, असम में बिहू फेमस है, बिहार में जट जटिन ले लीजिए, वहाँ का विदेशिया भी फेमस होती है। गुजरात का तो गरबा आप जानते ही हैं, गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाता है। हरियाणा में क्या होता है? झूमर होगा, फाग भी हो जाएगा, धमाल भी होता है। हिमाचल प्रदेश का क्या फेमस होता है? झोरा, धामन, छपेली। जम्मू कश्मीर का रऊफ, जम्मू कश्मीर में रऊफ बहुत ही फेमस है। जबकि कर्नाटक। हमारा अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप 92.28% की साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वही अगर राज्य हमारा पूछा जाता तो क्या हो जाता? तो राज्य में हमारा क्या हो जाता? केरल। सबसे अधिक केरल में साक्षरता दर है। जबकि सबसे कम अगर राज्य में पूछा था तो हमारा क्या हो जाता? बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के लिए उल्लेखनीय थी, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें थी, जल निकासी प्रणालियाँ थी और सार्वजनिक भवन भी शामिल थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत किसने किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सबसे पहले टिकट की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही सन 1853 में पहली बार रेलवे चलाई गई थी। वहीं लॉर्ड डलहौजी ने क्या नारा दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने नारा दिया था फूट डालो और राज करो।
अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब बात आ रही थी, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं इनके कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया था, जो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने स्टार्ट की थी। जबकि लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय थे, जिनके कार्यकाल में 1858 में अधिनियम पारित किया गया था। अच्छा, लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे? इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संविधान किस देश से ग्रहण किया था? तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किए थे। वहीं भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को भी कहां से ग्रहण किया था? तो फ्रांस से ग्रहण किया था। अच्छा, रूस के संविधान से भी भारत ने कुछ ग्रहण किया था, तो वो क्या थे? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया था। प्रस्तावना में न्याय, ये कहां से लिया था? रूस से ही लिया था। अच्छा, अभी संविधान सभा में अमेरिका के संविधान से भी तो कुछ ग्रहण किया था, तो क्या क्या ग्रहण किया था? तो आइए बताते हैं आपको कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान 3 मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015। वर्ष 2015 को बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। अच्छा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का अर्थ क्या होता है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का अर्थ है बालिकाओं को बचाना, बालिकाओं को शिक्षित करना है। यह भारत सरकार द्वारा देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण की चिंताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई एक योजना है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाना है। अच्छा, अनुच्छेद 27 और 28 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 27 और 28 धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो निम्न में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। जबकि लाल किला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया? 2007 को। अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया? 1983। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? सन 1987 में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में क्यों शामिल किया गया था? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वो सदाबहार वन के रूप में है, इसलिए। हमारा अगला सवाल है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार क्या होती है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने 96 स्वर्ण पदक और कुल 207 पदक जीते, जिसके कारण उन्हें टॉप पे रखा गया था। वहीं दूसरे स्थान पर ब्रिटेन थे, जिन्होंने 41 स्वर्ण पदक और टोटल 124 पदक जीते थे। अच्छा, तीसरे पायदान पर कौन था? तो तीसरे पायदान पर अमेरिका था, जिसने 37 स्वर्ण पदक जीते थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अच्छा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। वहीं राजाजी बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। और मैं आपको फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि आप जो चीज़ें लिख देते हो उसको कभी नहीं बोलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।